बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताइए जल्दी। My experience to Prayagraj was extremely bad. मैं कभी गई नहीं थी यूपी, मैंने हाथ जोड़ लिया। कभी मैं आई बेटर कि मैं पाप कर लूँगी, धोने नहीं जाऊँगी। चलिए, ओके ओके ओके, आइए आइए फटाफट बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। और कोई है जो हमें ज्वाइन कर रहा है? ठीक है। मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? विपिन, आपने एडमिशन ले लिया है? भारतीय न्याय संहिता हमारा चल रहा है, तो रिमेनिंग आज हमारा जो है वो 13th लेक्चर है। 12 क्लासेस हम कर चुके हैं, तो आप टाइम निकाल के 12 क्लासेस को जो है वो वॉच कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछिए, ठीक है? वैष्णवी हो गया है पीछे का कवर, कुछ बचा तो नहीं है? चलो ठीक है, तो जिसका बचा हुआ है ना वो अपना पीछे का क्लियर कर लो। कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ लो, राइट? अब हम करेंगे सबसे पहले एक चीज़ कि पिछली सारी क्लासेस हो गई हैं। मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था, तो उसको किया है, लिखा है? तो आप यू आर सपोज टू सबमिट इट टू मी ना। आई हैव आस्क्ड यू पीपल टू सबमिट इट टू मी। दो दो मतलब कि इसको ऐसे फाड़ के और दे दो। मुझे पता तो चलेगी। हाँ शिवानी, लिखा नहीं क्यों? जितना लिखा उतना लिखा दिखाओ, आधा पूरा। आज तो मैं आंसर ही लिखवा दूंगी। आप अपने पास रखो, मैं क्लास के बाद इसको देखूंगी। ठीक है, आप इसको रखो। और मुझे पता होता कि आगे ऐसा है तो मैं अभी देख ही ना लेती इतनी देर से। चलो कोई बात नहीं, तो आई विल चेक योर आंसर। और ना अब जो है जैसे जैसे हमारा भारतीय न्याय संहिता आगे बढ़ता रहेगा ना, हमारे टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं फॉर आंसर राइटिंग पर्पस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरियाज हैं जिनसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं। कैसे लिखेंगे ना, डोंट डोंट वरी, मैं बहुत आपको आंसर्स जो हैं वो लिखवाऊंगी जिससे कि आपको ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो विल डू दैट। तो और ना मैं कोशिश ये भी करूँगी कि अगर मुझे, क्योंकि आपका साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल रहा है ना, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आईपीसी से रिलेट करता हुआ, ठीक है? और आप आंसर लिख लेना, क्योंकि मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आंसर यहाँ पर डिक्टेट तो करा नहीं सकती हूँ। तो आप अपने आप लिख के मुझे दे देना, मैं आपको उसका आंसर जो है वो शेयर कर दूँगी। क्योंकि हमारे लिए तो दोनों ही सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें रिलेट करके आंसर राइटिंग को करना है। तो दिस विल डू। अपना आज की क्लास ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब इस प्लानिंग की मैं क्लास को एक्सटेंड कर दूंगी, बट अब हमारे को क्लास ही देर में मिली है, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो कल भी आगे जाएगा। देखो, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। टुडे इज़ वेंसडे, अगर अब की बार पॉसिबल हुआ तो आई विल बी टेकिंग क्लास ऑन वेंसडे एज वेल। सैटरडे, सॉरी, नींद के नशे में। आई बी टेकिंग क्लास ऑन सैटरडे एज वेल। सैटरडे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो क्योंकि मेरे को यह है कि मैं आपका जर्नल एक्सेप्शन जो है अलॉन्ग विद द डिक्टेशन सैटरडे तक जो है वो पूरा करा दूँ, फिर हम कॉन्स्पिरेसी और ये सब से शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। तो अब ना हमने जो है पढ़ा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। वी हैव रेड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो कि था, हमने हालांकि किया तो बहुत सारा था, बट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो था वो हमारा था सेक्शन नंबर 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ना बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में, क्योंकि ना वो आपको क्वेश्चन फ्रेम करके ऐसे देते हैं कि हमने ये डिफेंस लिया,
usually na most of the time people take this defense कि you know when the act was committed I was not of unsound I was of unsound mind, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट है ना वो एक लैंग्वेज यूज करता है, वो कहता है when the act was committed, जब आपने एक्ट को किया है ना तब आप क्या होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के होने चाहिए, उसके बाद बेशक ही आप क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि मैरिटल रेप जो है वो पनिशेबल अगर होगा तो आप कैसे पता करोगे कि उस वक्त वो जो है वो उसकी कंसेंट थी कि नहीं थी। सिमिलरली अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको ये बात समझनी है कि जब कोई आदमी जो है वो कोई एक्ट कर रहा है, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल मर्डर करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, अगर वो मर्डर कर रहा है, मर्डर करते समय करने के बाद वो डिफेंस लेता है कि भाई जब मैं मर्डर कर रहा था तो मैं अनसाउंड माइंड का था, बर्डन ऑफ प्रूफ इज रियली टफ, हाउ यू विल प्रूव, अभी तो आप क्या हो गए, साउंड माइंड के हो गए, उस वक्त आप अनसाउंड माइंड के थे, ये आप कैसे प्रूव करोगे। और यही मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने आपको कहा कि एक पर्सन जो है वो ठीक था, पर एक दिन क्या हुआ कि वो अपने ऑफिस लेट गया, उसके बाद ना उसने बोला कि नहीं मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसने कैजुअल लीव ले ली, वो अपने घर से जो है वो वापस आ गया, और वो इमीडिएटली नेबर के सामने जाता है, नेबर के बच्चे को जाकर जो है वो मार देता है, ठीक है, और घर आके सो जाता है। जब उसको पुलिस पकड़ती है तो वो नॉर्मल बिहेव करता है, और जो वेपन जिससे उसने मारा था वो वेपन आज तक भी नहीं मिला है, यही तो हमने बात की थी ना। प्लस उसकी बैक स्टोरी क्या थी कि उसको 1 साल पहले तक कोई डिजीज़ थी, ठीक है, और अब ना बट उसके जो सिम्टम्स हैं वो इंसिडेंट के 1 महीने बाद या 15 दिन बाद उसको दिखाई दिए, पर उस वक्त है कि नहीं है हमें नहीं पता, पर उसने प्ली लिया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। तो क्या ये जो है होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको इसका आंसर डिक्टेट कराऊंगी, बट अब जो मैं आपको पॉइंट्स डिक्टेट करा रही हूँ अलॉन्ग विद द केस लॉ, सबसे पहले तो आपको केस लॉ का नाम ये पता होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको केस लॉ को क्रैम करना है, यू डोंट हैव टू क्रैम द केस लॉ, बट आपको अगर हो सके तो अपने इंटरव्यू के लिए और अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप ये केसेस को याद रखेंगे, अगर हो सके तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। और मैं आपको जो डिक्टेशन दे रही हूँ ये सारा का सारा आंसर राइटिंग के लिए दे रही हूँ, ये नहीं है कि आपको इसको क्रैम करके कॉपी में लिखना है कि पेपर में लिखना है, आपको इसके कुछ कुछ लाइंस कुछ कुछ समरी करके अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। तो आप इसको शुरू ऐसे करिए। सो वी आर डिस्कसिंग 22 नाउ, 22 की हम बात कर रहे हैं जो कि बात करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैंने उस दिन आपको एक चीज़ समझाई थी, अभी आपको ना विपिन कुछ समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, पर मैं आपको जितना बता रही हूँ आप उसको लिख लो। कल की क्लास, आज की और कल की क्लास आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, उसके बाद हम प्राइवेट डिफेंस शुरू करेंगे नए सेक्शन से, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि मैम क्या करा रही है, आज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज का टॉपिक इतना टफ है कि इनको ही समझ में आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब ना आप एक बात को समझो कि अगर जिसको लॉ का आइडिया है उसको पता है कि देयर इज वन थिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और एक थिंग है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हमने उस दिन डिस्कस किया था, हमने कहा कि हमें केस को कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर 1% भी कहीं स्कोप लगता है कि इसने ये काम नहीं किया होगा, ठीक है ना, तो हम उसको जो है ये डिफेंस देंगे ही देंगे। समझ में आ रही है बात। तो हम कहते हैं कि हमें क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है। और देयर इज वन अनदर थिंग, जब हम सिविल की बात करते हैं तो वो बात करते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की। तो हमारा जो पूरा सब कुछ है ना वो इसी के इर्द गिर्द आज घूमेगा केस लॉ के हिसाब से। और आपको पता है कि आपके पास मनु पात्रा का एक्सेस है, अगर आप चाहें तो जो केसेस हम आज लिख रहे हैं उनको आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि मैंने उन्हीं पैराग्राफ्स को जो है वो लिया है। नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी सफिशिएंट। अब आप चीज़ों को ना, हाँ एक चीज और, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड, द अदर थिंग इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जब आप सर्कमस्टांसेस देख के चीजें बताते हैं, समझ में आई बात, तब हम लाइबिलिटी जो है वो डिसाइड करते हैं। तो अब जो है सवाल क्यों आता है कि क्या हमें क्रिमिनल लॉ में भी प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से चीज़ें देखनी होती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, ठीक है। अब विंध्या कह रहा है नो मैम, बट मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, फॉर एग्जांपल भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो तो सिविल और क्रिमिनल पे दोनों पे अप्लाई करता है, वो तो सिविल क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई करता है। और हम जब एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो हम सर्कमस्टांसेस देखते हैं ना, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस देखते हैं ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि हम क्रिमिनल में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं देख सकते, वेयर इट इज रिटन।
माय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ना ये चीजें समझनी है, राइट। अब जो है आप लिखना शुरू करो। इन, सबसे पहले आप केस का नाम लिखो, नॉट इन, आप लिखो देवीदास लोका राठौड़ देवीदास लोका राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सुप्रीम कोर्ट। आपको ये केस इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि बहुत रीसेंट का है, इंपॉर्टेंट है। 2 जजेस बेंच का ये डिसीजन है। लिखो इस केस के रेफरेंस में नीचे लिखो, दे रिलाइड ऑन अनदर केस। जो ये जजमेंट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2018 सुप्रीम कोर्ट में आई, इसने हमें कुछ बातें बताई, बट इससे अलग इस जजमेंट ने भी एक दूसरी जजमेंट पे रिलाई किया, उसके पॉइंट्स को सपोर्ट किया, उसके पॉइंट्स को यूज किया। तो आपको दोनों ही जजमेंट्स पता होनी चाहिए, एंड दैट इज दया भाई छगन भाई ठक्कर। राइट डाउन, दिस केस रिलाइड ऑन अनदर केस। ये केस एक दूसरे केस पे रिलाई करता है, दया भाई छगन भाई ठक्कर। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आप जो है इसको ऐसे लिखना शुरू कीजिए, द लॉ अनडाउटेडली प्रिज्यूम्स दैट द लॉ अनडाउटेडली प्रिज्यूम्स दैट every person the law undoubtedly presumes that every person committing an offense is sane, SANE, is sane। प्लीज अंडरस्टैंड, आज जो नहीं आया है उसका अपना लॉस है, क्योंकि आज की क्लास हमारा एक एक पॉइंट आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि आपको एक सिचुएशन मिली आंसर राइटिंग के लिए, यू गॉट वन सिचुएशन जो मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन में शेयर करी। तो अब आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैम हम कैसे शुरू करेंगे। मैं उस आंसर की डिक्टेशन आपको नहीं दे रही हूँ, पर मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ कि आपको चीजों को कैसे क्रक्स निकाल के करना है। तो आई एम सेइंग दैट लॉ अनडाउटेडली क्या प्रिज्यूम करता है कि हर आदमी क्या है, सेन है, हर आदमी क्या है, ठीक है। आगे लिखो, and liable for his acts, and liable for his acts। लॉ हर आदमी को साउंड माइंड का मानता है, और अगर वो कोई गलत काम करता है तो लॉ मानता है कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। आगे लिखो, कॉमा, दो इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, दो in specified circumstances it may be rebuttable, it may be rebuttable। स्पेलिंग नहीं आ रही है तो मैं इन वर्ड्स की स्पेलिंग बोर्ड पे लिख रही हूं, it may be rebuttable। 3 लाइनें हैं पर पूरा का पूरा जो है वो हमारा आंसर राइटिंग का एक पैराग्राफ पूरा हो गया है। वो हमें क्या कह रहा है कि लॉ हर आदमी को साउंड माइंड का मानता है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसके लिए उसको पनिश किया जाता है, पर
पर इससे अलग क्या बात है, कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। रिबट का मतलब क्या होता है, बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। क्या हो गया, माना कि मैं अपनी आज प्रॉपर सेंसेस में नहीं हूँ, तुमको क्या हो गया, तुम भी गंगा नहाए हो क्या, बताओ। चलो विद्या, मैंने बता रही हूँ फॉर माई एंटायर लाइफ आई विल नॉट गो। चलो राइट डाउन, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए द डॉक्ट्रीन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, द डॉक्ट्रीन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ in the context of the doctrine of burden of proof in the context of plea of insanity, in the context of plea of insanity was stated as follows, was stated as follows in the case of, was stated as follows was stated as follows in the case of the Dayabai Chhagan Bhai, was stated as follows in the case of Dayabhai Chhagan Bhai Thakkar versus State of Gujarat, versus State of Gujarat. मैं आपको एक बार इनसैनिटी के डिफेंस का दोबारा बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन, क्योंकि वो नथिंग लिख रहे हैं तो वो सेविंग क्लॉज बना दे रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं कि नथिंग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ह्यूमन कंडक्ट के कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करेगा। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, इट का मतलब एक्ट, आप अपनी बैरेट में लिखो, वो लिख रहे हैं ना एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। डूइंग इट का मतलब क्या है, इट का मतलब है दैट एक्ट, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, इट का मतलब है दैट एक्ट, जो एक्ट वो कर रहा है। बाय रीजन ऑफ व्हाट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। Now what is this unsoundness? Unsoundness is medical unsoundness, unsoundness is mental unsoundness. Now they are writing is incapable of knowing the nature of the act. अब आप मेरी बात को समझो, incapable का मतलब है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की वजह से वो क्या है, इनकैपेबल है। कुछ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से वो क्या है, इनकैपेबल है। चीजों को समझना, क्रिमिनल लॉ में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है। वो इनकैपेबल है चीजों को समझने के लिए, बट आप बच्चे उसकी इनकैपेबिलिटी कैसे देखेंगे? उसकी इनकैपेबिलिटी तो आप सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से देखेंगे ना, कि कभी कभी वो चलते चलते थप्पड़ मार देता है, कभी कभी उसको वो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हिट कर देता है, तो हम उसकी अनसाउंडनेस जो है वो कैसे देखेंगे? मैं किसी बच्चे का एग्जाम्पल नहीं ले रही, बट आप अपने आप समझदार हैं, आप समझिए। मोस्ट ऑफ टाइम वन स्टूडेंट इज नॉर्मल, but when one student is taking class he is doing something weird, तो हम उसकी अनसाउंडनेस, I'm not saying कि he is of unsound mind, but हम उसकी अनसाउंडनेस का अंदाजा किस चीज़ों से लगा पा रहे हैं? by his conduct, कि वो इनकैपेबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट आई कैन गिव इट टू यू। अब वो देखो, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। व्हाट इज दिस नेचर ऑफ द एक्ट? नेचर ऑफ द एक्ट का मतलब है, वो कह रहे हैं इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि एक्ट गलत है या सही है, वो आपको बता रहा है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। मतलब वो आपको ये कह रहा है कि एक पर्सन एक काम कर रहा है, एक पर्सन एक काम कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है, जिस वक्त वो ये काम कर रहा है, उसको नहीं पता है कि उसका जो नेचर है एक्ट का, वो सही है या गलत है। इसका मतलब गलती है ना, इसका मतलब गलती है, तभी तो हमने इसको ऑफेंस बनाया है ना। सही होता तो हम जिक्र ही ना करते। समझ में आ रही है बात? तो अब वो आपको क्या कह रहे हैं, अब वो आपको कह रहे हैं कि लॉ वैसे तो सबको सेम प्रिज्यूम करता है,
अगर आप कोई गलत काम करते हो तो सबसे पहले लॉ यही मानेगा कि तुम बिल्कुल ठीक थे, पर हम कह रहे हैं कि ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है और आप कोर्ट में बात को प्रूव कर सकते हो, और इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट है दयाभाई छगनभाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। और इसके अलावा हमारे पास 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया देवीदास लोका राठौड़। तो अब आप पहला पॉइंट लिखो जो कि छगन भाई से लिया गया, वो दयाभाई छगन भाई से लिया गया, सारे इसी के केसेस, सारे इसी के पॉइंटर्स हैं। तो आप पहला पॉइंट लिखो, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, द प्रोसिक्यूशन must prove beyond reasonable doubt that the accused has committed the offense, that the accused had committed the offense with the requisite mens rea, with the requisite, requisite, requisite mens rea, and the burden of proving that, and the burden of proving that always rest on the prosecution, always rest on the prosecution from the beginning to the end of the trial. आप लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना शुरू किया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि जो केस फाइल करता है सबसे पहले वही कहता है ना कि उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने कहा कि मुझे वैष्णवी ने थप्पड़ मारा और मैं वैष्णवी के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल करूंगी, तो जब मैंने केस फाइल करा है तो पहले तो कोर्ट को मैं ही बताऊंगी ना, जज साहब वैष्णवी ने मुझे ऐसे ऐसे मारा। समझ में आ रही है बात? तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को, जो प्रोसिक्यूशन कौन होता है, जो केस फाइल करता है, प्रोसिक्यूशन को केस फाइल जब वो करता है तो उसको जज साहब के सामने बताना पड़ेगा कि उसने जो है सामने वाले ने ये ऑफेंस कमिट करा है, ठीक है। और आपको उसको बताना पड़ेगा जज साहब को कि देखो जज साहब इसका एक मेंजरिया था, एक रिक्विजाइट मेंजरिया था, इसलिए इसने ये किया। समझ में आ रही है बात? अब हम कहते हैं कि बिगनिंग से लेके लास्ट तक ये बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे ज्यादा किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पे होता है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोग जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हो, आप में से किसी के पास भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बेयर एक्ट है? देना एक। आप लोग थोड़ा शोर कम कर सकते हैं, मेरी क्लास चल रही है अंदर। सर मेरी क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, ये कौन से पब्लिशर का खरीदा है? यूनिवर्सल का। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन नंबर है 101, और आपको ना ये पता होना चाहिए क्योंकि जब आप जज बनोगे, अब 1 2 3 साल, जितने भी साल में, 3 साल में तो बन जाओगे, इससे ज़्यादा में तो क्या ही है, ठीक है। तो 3 साल तक जब तक आप जज बनोगे तो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? इंडियन एविडेंस एक्ट की। क्योंकि आपके पास तो बेटा केस आएंगे जब आपकी शादी वादी हो जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी तक तो कोर्ट में पुराने केस चल रहे हैं, नए वाले तो तभी आएंगे ना जब भी पुराने वाले जो हैं चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को समझो, हमने कहा कि प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ है हमारे लिए, सबसे पहले पिक्चर में आता है, आप मेरी क्लास में अब जब भी बैठेंगे तो साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैरक लेके बैठेंगे, ठीक है। कल से मैं अपना भी लेकर आऊंगी। तो 101 हमें कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। एक बार आप जो है इनसे शेयर कर लीजिए। अब 101 तो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, बट हमारे पास जो है 104 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो आप 104 खोलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, फटाफट 104 खोलो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का।
क्या कह रहा है? Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. And when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proof lies on that person. कुछ मत सोचो, नीचे वाली illustration पढ़ लो. A desire a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A चाहता है कि एक कोर्ट एक जजमेंट दे दे. क्या जजमेंट दे दे? कि B ने एक क्राइम कमिट किया है जिस और ये चार्ज A ने B पर लगाया है. लेट सपोज A ने B को कहा होगा कि A ने कोर्ट को कहा होगा कि B ने थेफ्ट कमिट किया है, तो वो चाहता है कि कोर्ट जजमेंट सुना दे कि B ने थेफ्ट कमिट किया है. A must prove that B has committed the. बात समझ में आ रही है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? ए पे है कि ए को प्रूव करना पड़ेगा कि क्राइम जो है वो बी ने किया है. तो हम कह रहे हैं, ये जो मैंने आपके पास पॉइंट लिखवाया है इसके सामने लिख लो, सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं स्लो चलूंगी बट प्लीज आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है. Section 101 of Indian Evidence Act and Section 104 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इसका मतलब तो ये है कि वो हमें ये कहना चाहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होगा. यही तो वो कहना चाह रहे हैं ना. 104 को पढ़ के तो हमें यही पता चला ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होगा. पर अब आप आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे. कम टू द सेकेंड पॉइंट. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज लॉ. आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि डॉक्टर की वो जा रहा था उसने जो है मार दिया या उसने अनसाउंडनेस का डिफेंस ले लिया. लॉ पॉइंट, दिस इज लॉ पॉइंट. लॉ पॉइंट आपको ऐसे लिखना है. अब सेकेंड पॉइंट लिखो. देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन. देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन that the accused was not insane. There is a rebuttable presumption that the accused was not insane, comma, when he committed the crime in the sense laid down by section 22 of Bharatiya Nyaya Sanhita. In the sense, I am repeating, there is a rebuttable presumption that the accused was not insane when he committed the crime in the sense laid down by section 22 of Bharatiya Nyaya Sanhita / section 84 of IPC. मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम पहले फैक्ट्स के बारे में जिक्र करते हैं, फिर हम लॉ पॉइंट लिखते हैं और हम लॉ पॉइंट को फिर एनालाइज करते हैं और हम लॉ पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं. तो आप अपनी हर आंसर राइटिंग में सबसे पहले जब लॉ पॉइंट से शुरू करेंगे तो आप एक जनरल प्रिजम्पशन रखेंगे कि लॉ कहता है, और मेरी बात सुनो, ये सिर्फ इसमें यूज नहीं होगा, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि ये तो कॉमन लॉजिक है ना कि लॉ प्रिज्यूम करता है. 101 इंडियन एविडेंस एक्ट का पिक्चर में आता है. पर एक रिबटेबल प्रिजम्पशन होती है कि कोई आदमी मान लिया जाता है कि क्या पता वो इनसेन हो और उसने जो एक्ट कमिट किया हो वो किस में फॉल कर रहा हो, अनसाउंडनेस में फॉल कर रहा हो. तो आप दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे. अब आप आए आगे लिखिए, इसी को कंटिन्यू कीजिए. पहले the accused may rebut it by placing before the court. The accused may rebut it by placing it before the court all the relevant evidence, oral or documentary, all the relevant evidence, oral or documentary or circumstantial. इधर तक आ चुके हो कि circumstantial evidence जैसे भी कोई चीज होती है और circumstantial. But the burden of proof upon him कौन है यहाँ पे? Accused. Very good.
तो साथ में लिख लेना, द बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन हिम मतलब ऑन अक्यूज्ड इज नो हायर is no higher is no higher than that than that than that rests upon a party than that rests upon a party to civil proceedings than that rest upon a party to civil proceedings। इस लाइन का मतलब क्या है मुझे बताओ। मैं पूछूंगी और वो वही बच्चा बताएगा। हाँ जी अफजल, अबूजर, क्या मतलब है इस लाइन का। होगा उसके ऊपर, तो ऐसा सिविल जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ केसेस में होता है ऐसी। देखो वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है, एक छोटी सी बात कह रहा है। हमने कहा ऊपर वाले पैराग्राफ में, हमने कहा लॉ सबको सेम प्रिज्यूम करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन पे होता है। देखो पहले तो ना मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, इससे पहले आप लोग रेस्टलेस हो जाओ। मुझे नहीं पता कि, हालांकि मुझे ये बात तो पता है कि सर जो है वो एविडेंस आपको करा रहे हैं और बहुत अच्छे से करा रहे हैं, बट अब मेरी बात को समझो, मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का कि मुझे आपको आंसर राइटिंग सिखाना है, क्योंकि वो जो आपको करा रहे हैं वो एक ऐसा लॉ है जिसमें वो आपको एक चीज़ें बता सकते हैं कि कब कैसे चीज़ें चलेंगी, बट मेरे पे बर्डन है इस बात का कि मुझे आपको चार्ज फ्रेमिंग सिखानी है कि कब क्या चार्ज लगेगा। अगर मैं आपको चीज़ें नहीं बताऊंगी तो आप आंसर लिख ही नहीं पाओगे, पर आपको उस चीज़ को साथ लेके चलना है, किसके साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। और ये अच्छी चीज़ है कि आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले खत्म हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता से। आप मेरी बात को समझो, चीज़ें मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो चीज़ें मुश्किल कुछ भी नहीं है, जो जर्नल देश में चलता है वैसा हो रहा है। क्या होता है, मेरी और वैष्णवी की टिफ हो गई, और टिफ यू अंडरस्टैंड, लड़ाई झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, टिफ हो गई हमारी। तो अब जो है उस टिफ में ना हमारी हाथापाई हो गई और ना वैष्णवी को चोट लग गई। तो अब जो है वैष्णवी को चोट लग गई तो वैष्णवी जो है वो केस फाइल करेगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, वैष्णवी पे होगा कि वो कोर्ट को कहेगी ना कि जज साहब देखो जजमेंट सुनाओ कि मैडम को जेल होनी चाहिए 3 साल की, मैडम ने मेरे को हर्ट कॉज कर दिया, ये हो गया वो हो गया, उस पे होएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज। और लॉ ये मानेगा कि मैंने जो किया है वो क्या किया है, गलत किया है। समझ में आई बात। पर अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, हम कह रहे हैं आप मेरी इस बात से ना थोड़ा सा वाकिफ रखिए कि मैं आपको एक चीज कह रही हूँ कि जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में ऊपर लिखा होता है बेल कभी नहीं मिलेगी, पर नीचे लिखा होता है कब बेल मिल सकती है। लॉ कहता है हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे रहेगा, पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। लॉ जो है, क्योंकि रिबटेबल प्रिजम्पशन है, तो लॉ जो है वो क्या कहेगा, वो जो है सामने वाले को भी मौका देगा। तो जब वो सामने वाले को मौका देगा तो मुझे मौका मिलेगा, तो मैं कहूंगी कि जज साहब आप प्लीज मेरी बात को समझो कि जब ये सब कुछ हुआ तो मैं साउंड माइंड की नहीं थी, मुझे जो है वो अनसाउंडनेस इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं। तो जब मेरा झगड़ा हुआ मैं वैष्णवी को क्या बोल रही थी मुझे नहीं पता था, तब कोर्ट मुझे कहेगा बेटा प्रूफ दो, तो मैं उसको कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी, ऐसा हो रहा है, मैं उसको दिखाऊंगी कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, या अक्सर ऐसा मेरे साथ हो जाता है, यूजुअली तो मैं साउंड माइंड की होती हूँ। तो अब वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको कोर्ट के आगे हर तरह का एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो। ओरल कैसे होगा, ओरल ऐसे हो सकता है कि मेरे आसपास ना विंध्या आयुषी कुशाग्र सब रहते हैं, तो वो कोर्ट में जाके बताएंगे, मैं इनको पकड़ूंगी, मैं इनको कहूंगी कि चलो कोर्ट में एक बार कोर्ट को जाके बताओ कि ना मैं वैसे तो सही हूँ पर कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री क्या होगा कि कभी किसी ने ना मेरे को हमेशा नॉर्मल देखा होगा, या फिर कोई मेडिकल रिपोर्ट होगी, या सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि मैं हमेशा जो मेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो ठीक होंगे। समझे मेरी बात को, प्लीज अंडरस्टैंड। अब वो कह रहे हैं बट द बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन हिम इज नो हायर, पर बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल लॉ में अक्यूज्ड पे उतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा कितने में होता है,
अब मैं आपको बताती हूँ कि वो यहाँ पे ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन को केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। अगर इस केस में, अगर क्रिमिनल लॉ में अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव ना कर पाए तो कोर्ट क्या कहता है, टाटा बाय बाय, तुम बरी हो चुके हो, क्योंकि सामने वाला प्रूव नहीं कर पाया केस को। और 1% भी जो डिफेंस जो उसने लिया है, अगर कोर्ट को लग रहा है इसकी बात में 1% भी दम है, तो कोर्ट तब भी उसको सजा नहीं देती। ऐसा ही होता है ना। तो बस हम ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ में डिफेंस वाले पर्सन पे इतना बर्डन ऑफ प्रूफ ज़्यादा नहीं होता जितना किस पे होता है, सिविल वाले पे होता है। समझ में आई बात? क्योंकि सिविल में आपको प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के थ्रू केस को प्रूव करना होता है। मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ कि आपको इतनी बेसिक बात समझ में आ रही है? देखो ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई? नहीं आई? विपिन ठीक है, संदीप, वैष्णवी ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ मुझे फटाफट। क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि क्या ही पढ़ा रहे हो मैम? चलो फिर ठीक है। चलो अब आगे आओ, थर्ड पॉइंट पे लिखो। आप मेरी एक बात को समझना, आपने प्ली ऑफ एलिबाई कर लिया है। अब आपको विपिन समझ नहीं आएगा। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है कि एक क्राइम हुआ और ना सामने वाला कह रहा है कि तुमने किया है, वो तुम्हारा सब कुछ दिखा रहा है, पर तुमने कोर्ट के आगे एक प्रूफ रख दिया कि जब ये सब कुछ हुआ तो मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। समझ में आई? तो इसका मतलब सामने वाला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव नहीं कर पाया, तो कोर्ट आपको एक क्या दे देगी, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगी। तो जब सामने वाला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव नहीं कर पाता है तो कोर्ट आपको क्या देती है, बेनिफिट ऑफ डाउट। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो थैंक यू, आपको ये बात समझ में आई। अब आप थर्ड पॉइंट पे लिखो। कुछ आप समझ में आया कि मेंस का पेपर क्लियर कैसे होगा? कहानियां लिखने से क्लियर नहीं होगा, मेंस का पेपर क्लियर होगा ऐसे। जो तुम सोच रहे हो ना कि बच्चा बच्ची का खेल चल रहा है और बस एलिमेंट्स लिख दिया और हो गया काम, क्रिमिनल लॉ का पेपर ऐसे नहीं निकलेगा। क्रिमिनल लॉ का पेपर ऐसे ही निकलेगा। और जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तो ऐसे ही हम सीपीसी की एक एक चीज़ों को बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो अब लिखो, चलो थर्ड पॉइंट। और यही एक कारण है कि जब बच्चे मुझसे आके पूछते हैं ना कि हम आपके पास एडमिशन क्यों लें, क्योंकि हम तो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन आपको ये सब चीज़ें। चलो अब थर्ड पॉइंट, even if the accused was not able to establish, even if the accused was not able to establish conclusively, even if the accused was not able to establish conclusively that he was insane at the time he committed the offense, even if the accused was not able to establish conclusively that he was insane at the time he committed the offense, comma, the evidence placed before the court by the accused, the evidence placed before the court by the accused or by the prosecution may raise a reasonable doubt, or by the prosecution may raise a reasonable doubt in the mind of the court. I am repeating, comma के बाद, the evidence placed before the court by the accused or by the prosecution may raise a reasonable doubt in the mind of the court as regards one or more of the ingredients of the offense, as regards one or more of the ingredients of the offense, comma, including mens rea of the accused
including mens rea of the accused, and in that case, the court would be entitled to acquit the accused. Court would be entitled to acquit the accused on the ground that the general burden of proof resting on the prosecution was not discharged. सोचो मैम क्या भारी भरकम लिखवा दिया है. पढ़ो इस पैराग्राफ को, प्लीज रीड इट. पढ़ो इस पैराग्राफ को. बड़ी सिंपल सी कहानी है, और इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब एक बड़ा सिंपल सा है जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और इसकी हिंदी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4 लाइनों में कि प्रोसिक्यूशन के खुद के एविडेंस में कमी थी. प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस दिया उसके खुद के एविडेंस में कोई कमी थी, पर अक्यूज्ड भी कोई पूरा का पूरा एलिमेंट प्रूव नहीं कर पाया. अक्यूज ने डिफेंस लिया कि भाई मैं इनसेन था जब ये एक्ट कमिट हुआ, पर वो भी एलिमेंट पूरे नहीं कंप्लीट कर पाया. पर उसने कोर्ट के आगे कुछ ऐसा प्रूव कर दिया जिससे कोर्ट को लग रहा है कि हाँ भाई, कि प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस पेश किए हैं उनमें कमी है. तो इस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा अक्यूज को, और कोर्ट उसको क्या कर देगी? एक्विट कर देगी. आरुषि तलवार मर्डर केस में यही तो हुआ है. आरुषि तलवार मर्डर केस में क्या हुआ? अब हम देखें तो हमें पता है कि भैया तुमने ही मारा है, पर अब सीबीआई को कोई प्रूफ ही नहीं मिला. बेचारे इतने साल जेल में भी रहे. अब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगी कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ ने मारा है, ठीक है. वरना ऐसा कुछ हुआ गया कि कोई भूत आया रात को और वो उनके सर्वेंट को, उनकी डॉटर को मार के चला गया. उनका जो केस खत्म हुआ है वो सबसे बड़ा एक क्लासिक एग्जाम्पल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव हो ही नहीं पाया तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ा, और वो केस आरुषि तलवार मर्डर केस अभी सुन रहे हो? अरे आरुषि तलवार मर्डर केस में एक डॉक्टर कपल है जिन्होंने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था, बट प्रूव नहीं हुआ है. तो अब वो बहुत साल जेल में रहे. उन्होंने जेल में भी डॉक्टर लोगों के दांत ठीक किए, तो उनके ग्राउंड्स पे उनको जो है वो एक्विट कर दिया गया, और बेनिफिट ऑफ डाउट था कि केस जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ था. तो इस केस में वो यही बात कह रहा है, ठीक है, कि मान लो अगर अक्यूज्ड 84 के मतलब सेक्शन 22 के सारे एलिमेंट्स प्रूव ना भी कर पाए, पर उसने कुछ एक चिंगारी ऐसी लगा दी जिससे जज साहब को शक हो गया है कि भाई हाँ प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में कमी है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा? एक्विट. आंसर राइटिंग में इस सबको मेरी रिक्वेस्ट है यूज कर लेना, तभी जज बन पाओगे, ठीक है. चलो आगे लिखो. सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है. सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ऑब्लिक सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ऑब्लिक सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी carves out CARVES
carves out an exception. देखो मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो और आप आंसर राइटिंग में ऐसे वर्ड्स को यूज कर पाए. carves out an exception, carves out an exception, then that carves out an exception that an act will not be an offense, that an act will not be an offense if done by a person, if done by a person who at the time of doing the same, पूरा का पूरा 84 लिख देंगे, who at the time of doing the same by reason of unsoundness of mind, by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, is incapable of knowing the nature of the act or what he is doing, or what he is doing is either wrong or contrary to the law. अब मैं आपको इसके साथ एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप लिखिए कि बट इस लाइन के बाद लिखिए बट दिस ओनस is on the accused as well. But this onus, what is onus? Onus is burden of proof. This onus is on the accused as well. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको ये बात क्यों कह रही हूँ कि इसका ओनस जो है वो अक्यूज्ड पे भी होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है. रिबटेबल प्रिजम्पशन तो तभी मानी जाएगी ना जब सामने वाले को भी आप जो है एक चीज दोगे. तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 104 था ना, सेक्शन 104 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे रहेगा? प्रोसिक्यूशन पे रहेगा. पर हम कह रहे हैं इसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन आता है और वो आता है 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ द अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस. और हम क्या पढ़ रहे हैं? तो आप जब भी कभी आपके पास मेंस में क्वेश्चन आएगा कि फलाना ड्रंक था, फलाना इंसेन था, फलाने पर्सन की एज इतनी कम थी, तो आपके सारे केसेस किस में फॉल कर रहे हैं? एक्सेप्शन में. तो आप 101 104 को रेफर करने के बाद किस पे आ जाओगे? क्योंकि वो कह रहा है कि जब अक्यूज एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि अब तुम भी भैया प्रूफ करो ना कि तुमने गलत काम नहीं करा है. मैं आपके लिए 108 का पढ़ के बता देती हूँ. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of the circumstances bringing the case with any of the general exceptions. 108 पे मार्क करो. General exception in the भारतीय न्याय संहिता 2023. 108 अपनी बैरक में खोलो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कल से मेरी क्लास में दोनों बैरक लेके बैठेंगे, साक्ष्य अधिनियम की भी और न्याय संहिता की भी. तो कहते हैं कि जब कभी भी अक्यूज के ऊपर कोई ऑफेंस लगा है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो है क्या कर देंगे? अगर जर्नल एक्सेप्शन में उसका केस फॉल हो रहा है और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन और प्रोवाइजो दिस एनी लॉ रिलेटिंग दिस शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस. अब कुछ नहीं पढ़ना, इसको आपके सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप मेरे कहने से इलस्ट्रेशन पढ़ लो. A accused of murder alleges that by reason of
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ही डिड नॉट नो दी नेचर ऑफ द एक्ट। अब ए यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पे मर्डर का चार्ज लगा है, पर जब मैंने मर्डर करा था तो मैं कैसा था, अनसाउंड माइंड का था। तो अब अगर वो कह रहा है कि अब उसने कह दिया है कि मैं अनसाउंड माइंड का था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो जाएगा, ए पे आ जाएगा, वो बताएगा। तो तब आप रेफर करेंगे, जब भी आपको जर्नल एक्सेप्शन लेते हैं तो आपको उसके साथ ये बात करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप मेरे कहने से जो है ना एक चीज लिखिए, अंडर सेक्शन, इसी को आगे लिखिए, अंडर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट /108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, this onus on the accused, this onus on the accused is not as stringent, this onus on the accused, आपने पहले लिखा था ना, आपने पहले सबसे पहले क्या लिखा था उस पैराग्राफ को खत्म होने के बाद, बट onus is on the accused as well लिखवाया था ना मैंने, is on the as well, ठीक है। फिर आपने लिखा that under section 105 of Indian Evidence Act और स्लैश करके 108 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, the onus, this onus on the accused is not as stringent as on the prosecution। stringent का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं 105 जिस बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना प्रोसिक्यूशन पे है। लिखो, इज नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज ऑन दी प्रोसिक्यूशन टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, full stop। The accused has only to establish, the accused has only to establish, the accused has only to establish his defense on a preponderance of probabilities। तो मतलब अब आप समझ पा रहे हो, कभी ये बात मत कहना कि क्रिमिनल लॉ में प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटीज का कोई खेल नहीं है, कभी अब ये बात नहीं कहना। आपको एक बात बतानी है कि नहीं जी, हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ये बात सीख ली है कि स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन पे ही होता है, बट अगर वो जर्नल एक्सेप्शन में कोई डिफेंस ले रहा है तो उसको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि जितना सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसको सिर्फ प्रूव करनी है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। समझ में आई बात? आप लिखो, दिस वॉज ऑब्जर्व्ड इन दिस पॉइंट, जो आपने लिखा है ना, द अक्यूज ओनली हैज टू एस्टैब्लिश हिज डिफेंस, लिखा है ना आपने, ये इसको हाईलाइट करके लिखना, एज ऑब्जर्व्ड इन सुरेंद्र मिश्रा, as obtained in Surendra Mishra versus State of Jharkhand, as obtained in Surendra Mishra versus State of Jharkhand 2011 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, after which the onus shall shift on the prosecution, after which the onus shall shift on the prosecution to establish the inapplicability of the exception, to establish the inapplicability of the exception। क्या हुआ है, आप प्लीज मेरी स्टोरी को समझिएगा, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। हमने कहा एक कहानी है, प्लीज अंडरस्टैंड, एक कहानी है और वो कहानी ये है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है,
तो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने केस फाइल किया है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। अब वो कुछ भी प्रूफ करें चाहे, तो अब हम कह रहे हैं लॉ प्रिज्यूम करता है कि हर पर्सन सेन है, एवरी पर्सन इज सेन, और उसको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि हम ये मानेंगे कि उसने क्रिमिनल एक्ट किया है। बट आफ्टर दैट देयर इज वन अदर थिंग जो कि हम कहते हैं कि ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, और अक्यूज्ड को हम पूरा जो है एक हक देते हैं कि वो अपने पॉइंट रखे और बताए कि भाई जब एक्ट हुआ तो मैं अनसाउंड माइंड का था। हमने कहा कि 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या 104 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें कहता है कि आपने जो एक्ट किया है उसके लिए जो आप बात कर रहे हो, नॉट एक्ट आपने किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है। पर हमने कहा कि अब अक्यूज डिफेंस ले रहा है जनरल एक्सेप्शन का, तो अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा किस पर, अक्यूज पर। अब अक्यूज ने अपनी बात लिख दी, अक्यूज ने 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में और 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रूफ करना चाहा कि भाई मैं अनसाउंड माइंड का था जब मर्डर हुआ, ठीक है। अब उसने अपनी बात लिख दी, अब इस बात को भी तो कोई काउंटर करेगा, तो अब जो है इस बात को काउंटर कौन करेगा, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कोर्ट में क्या प्रूफ करना चाहेगा कि वो जो एक्सेप्शन ले रहा है वो किसी काम का नहीं है, तो उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। समझ में आई बात आपको? अब आप आगे लिखिए। बट इट इज नॉट, but it is not that every plea of unsoundness of mind, but it is not that every plea of unsoundness of mind will suffice. Suffice मतलब will exist, SUFFICE, will suffice. The standard of test, next paragraph में लिखिए, the standard of test to be applied shall be of legal insanity and not medical insanity. Should be of medical insanity, should not be of medical insanity. ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बात करता है कि ये लीगल इंसैनिटी आपको प्रूव करनी है, सिर्फ मेडिकल इंसैनिटी के बेसिस पे आपको डिफेंस नहीं मिल सकता। और उस दिन मैंने आपको लीगल और मेडिकल इंसैनिटी का डिफरेंस भी बता दिया था। अब कुछ कहानी समझ में आई, बात समझ में आई? अब जो है आप एक बार लिखो, अभी तो शुरू हुआ है 84 मतलब सेक्शन 22। चलिए लिखिए। अब इससे अलग केस को छोड़ के आगे बढ़िए, जनरल बता रही हूं। द डिफेंस ऑफ सेक्शन 22 एंड 23, सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, 22 and 23 of Bharatiya Nyaya Sanhita is based upon the maxim section, the defense of section 22 and 23 मतलब 84 and 85 of IPC is based upon the maxim, लिखो, actus non facit reum, actus non facit reum nisi mans sit rea. nisi mans sit rea लिखिए, इसके नीचे इसका मतलब लिखिए, a person who is unsound, a person who is unsound or a person who is in extreme degree of intoxication, a person who is unsound or a person who is in extreme degree of intoxication cannot form as guilty mind,
cannot form as guilty mind to commit an offense. Cannot form as guilty mind to commit an offense. आप सोच रहे होंगे मैम इसका मतलब तो कुछ और होता है, आपने ऐसा क्यों लिखवाया है? मैंने आपको 84 को समझने के लिए, 22 को समझने के लिए लिखवाया है। मतलब वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि योर एक्ट डज नॉट मेक यू गिल्टी अनलेस योर इंटेंशन वॉज सो। अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, आप इतने हाईली इंटॉक्सिकेटेड हो कि आपकी कोई मेंजरिया बता ही नहीं सकता, आपकी मेंजरिया को जज कर पाना नामुमकिन है, तो आपको कोई गिल्टी कर सकता है उस एक्ट के लिए? नहीं कर सकता है ना, ठीक है। आइए सेकंड मैक्सिम लिखिए, फ्रियोसी न्यूला, FURIOSI, न्यूला NULLA, फ्रियोसी न्यूला, वॉलंटस VOLUNTAS, वॉलंटस est, est, Furiosi nulla voluntas est, mentally impaired or incapable persons, mentally impaired or incapable persons cannot sign a will or a contract, mentally impaired or incapable persons cannot sign a will or a contract and cannot form a frame of mind and cannot form a frame of mind that is necessary to commit a crime. Cannot form a frame of mind that is necessary to commit a crime. What they are saying? ये मैक्सिमम में कह रहा है कि जो कोई मेंटली इम्पेयर्ड है या कोई इनकैपेबल पर्सन है, वो कभी वो मेंटली इंसेन पर्सन या फिर कुछ इस तरह का पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि जब वो पर्सन विल नहीं साइन कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, तो वो क्राइम भी कमिट। तो आंसर राइटिंग में इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगी, आप कहेंगे तो मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी, वरना मैं नहीं कराऊंगी। आई वॉज प्लानिंग कि मैं आपको इस पर्टिकुलर 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के एक एक जो एलिमेंट है दैट यू नो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, इसको मैं तोड़ तोड़ के इसकी डिक्टेशन आपको दूं कि आपको आंसर राइटिंग समझ में आ जाए, जो आप हर सेक्शन में कर सके, हर सेक्शन में कर सके। इफ़ यू लाइक आई कैन गिव इट टू यू। अगर आपको लगता है कि मैम ज़रूरत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो करना है तो आप लिखो सेक्शन, क्या हो गया मैम? बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं आपको ज़रूरत की बात बता देती हूँ कि मैं जो है वो क्यों सैटरडे तक जर्नल एक्सेप्शंस लेके चल रही हूँ, क्योंकि बेशक हम नेसेसिटी और ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, पर मुझे आपको ना हर सेक्शन के कुछ बेस बताने हैं। आप सोच रहे हो कि मैम आप जर्नल एक्सेप्शन पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, सब लोग तो 5 मिनट में पढ़ा के चले जाते हैं जर्नल एक्सेप्शन। आप मेरी बात को समझो, मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा आता है ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब आप खुद सोचो ना, मेरे पे मर्डर का चार्ज लगेगा तो भाई मैं भी डिफेंस ही लूँगी कि मुझे जो आयुषी ने बहुत ज़्यादा पिला दी थी, मेरी कॉन्सेंट नहीं थी, इसीलिए मैंने जो है वो संदीप का मर्डर कर दिया, ठीक है ना। तो मैं तो कुछ डिफेंस लूँगी ही ना। तो आप मेरी बात को समझो, हमारे लिए जर्नल एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं जर्नल एक्सेप्शन पे इतना टाइम ले रही हूँ, ठीक है। चलिए तो आप लिखिए सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता टॉकिंग अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको थोड़ा बहुत तो मज़ा भी आ रहा होगा। बहुत मज़ा आ रहा है, सरकास्टिक। चलो, बहुत मज़ा तो मुझे कुंभ में आया।
मैं विंदर तुम्हें बता नहीं सकती, उस वक्त मैं उतने बजे निकली, 2:45 बजे मैं पहुंची पार्किंग में, क्योंकि टाइम लग गया नीचे जाने में। तुम बिलीव नहीं करोगे, तुमने मुझे क्या कहा, विंदर ने मुझे कहा मैम 3 घंटे का रास्ता है बस अयोध्या से प्रयागराज का। तो उसने मुझे कहा मैम आपको प्रयागराज से अयोध्या 3 घंटे लगेंगे, आपका ड्राइवर पता नहीं कहाँ है। मुझे वो तेंदुवन की पार्किंग से निकलने में 2 घंटे लग गए। इट टुक मी 2 आवर्स कि मैं उस पार्किंग से निकल पाऊँ बाहर, क्योंकि कितना लंबा ट्रैफिक था। उसके आगे मैं गई तो मुझे, मतलब तुम्हें पता है कि मैं अयोध्या कितने बजे पहुंची हूँ? मैं अगले दिन सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंची हूँ, 2:45 बजे के चले हुए। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा कहाँ ही फंस गई। तो इट्स हाइट्स। चलिए, सेक्शन 22, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए नहीं थे जितने भगवान ने मेरे को याद दिला दिए। चलो, सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने मेरी बड़ी मदद की। चलो, पहला लिखो, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट लिखिए, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट के बारे में, कि कब जब हम सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस लेंगे तो हम कहेंगे कि हम सबसे पहले एक एलिमेंट को प्रूव करेंगे एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। ठीक है ना? तो आप इसको लिखो और इट के आगे लिख लो, इट का मतलब है एक्ट। इट का मतलब है एक्ट। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट के नीचे लिखिए, द बर्डन टू प्रूव द एलिमेंट्स, द बर्डन टू प्रूव द एलिमेंट्स of section 22 of Bharatiya Nyaya Sanhita, the burden of proof to prove the elements of section 22 of Bharatiya Nyaya Sanhita lies upon the accused, lies upon the accused, स्लैश करके लिख लेना डिफेंस। और आप मेरी याद रखिएगा बात, आप कोई भी जनरल एक्सेप्शन लेते हैं तो आपको हर एलिमेंट को ऐसे तोड़ तोड़ के लिखना है, क्योंकि जब भी आप कोई डिफेंस ले रहे हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे ही होगा? डिफेंस पे ही होगा ना, कि उसने डिफेंस लिया है। आगे लिखो, द अक्यूज्ड नीड नॉट प्रूव एलिमेंट्स, द अक्यूज्ड नीड नॉट प्रूव एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 22, the accused need not prove elements of section 22 of BNS beyond all reasonable doubts. The accused need not prove elements of section 22 beyond all reasonable doubts, comma, rather the burden of proof, rather the burden of proof is as much as is as much as is there in the civil cases, is as much as it is there in the civil cases. That is he has to prove, that is he has to prove the preponderance of probabilities. That is he has to prove the preponderance of probabilities. दोबारा लिखिए, that is he has to prove the surrounding circumstances. That is he has to prove the surrounding circumstances from which the court can, from which the court can reasonably infer that, from which the court can reasonably infer that he was unsound, he was unsound for the purposes of, he was unsound for the purposes of section 22, he was unsound for the purposes of section 22 at the time when he did the act, at the time when he did the act.
प्लीज़ यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए और मेरी बात को समझिएगा। हम कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 22 में किस पे होगा, अक्यूज पे होगा। जब वो आप एक एलिमेंट को तोड़ेंगे और आप एलिमेंट को तोड़कर लिखेंगे कि वो सबसे पहले प्रूफ करेगा एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझना, आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो आप लिखोगे देखो सेक्शन फलाना सेक्शन इस दो मैगजिम पे बेस्ड है। मैगजिम नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि चलो अब हम शुरू करते हैं एलिमेंट से। तो सबसे पहला एलिमेंट है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, तो आप बताओगे डूइंग इट का मतलब है एक्ट। तो आप कह रहे हो कि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे है कि वो प्रूफ करेगा कि जब वो ये एक्ट कर रहा था तब वो क्या था। इससे आगे नहीं बढ़ना, आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या है, उसको सिर्फ प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज तक ही केस को प्रूव करना है, उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव करना। और ना ही उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इतना स्ट्रिक्ट है कि तुमको सब कुछ प्रूव करना है। अगर उसने एक हल्की सी चिंगारी भी प्रूव कर दी तो कोर्ट जो है उतने में समझ जाएगी कि हाँ कुछ ना कुछ बात है। आगे लिखो, प्रूविंग द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड, प्रूविंग द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड at the time of doing the act, proving the exact state of mind at the time of doing the act would not be practicably possible, would not be practically possible, and therefore he has to prove the circumstances, and therefore he has to prove the circumstances so as to enable the court to make reasonable inferences, so as to enable the court to make reasonable inferences। हम क्या कह रहे हैं, वो लिख रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। भाई अब एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड कैसे बता देंगे, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना हुई है कि एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड बता देंगे। तो हम कह रहे हैं एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड तो कभी भी प्रूव करना पॉसिबल है ही नहीं। और यही देखना जब मैरिटल रेप आएगा ना तो उसमें भी हम यही बातें लिखेंगे, तो तुम तब मुझे याद कर लेना कि मैम ने हमें ये चीज़ समझाई थी कि हम कह रहे हैं जब कोई एक आदमी काम कर रहा है तो एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड हम कभी पता नहीं लगा सकते। हम सिर्फ कैसे पता लगाएंगे, एक सर्कमस्टांसेस से पता लगाएंगे। ऐसा हुआ होगा कि कोर्ट जो है रीजनेबल इन्फ्लुएंस अज्यूम कर ले कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो ऐसा इसने किया होगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे लिखो, ही कैन प्रूव हिज कंडक्ट। अभी पहला ही एलिमेंट चल रहा है, ही कैन प्रूव हिज कंडक्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, he can prove his conduct at the time of doing the act, comma his conduct preceding the act, comma his conduct preceding the act, and his subsequent conduct, and his subsequent conduct in light of the surrounding circumstances, and his subsequent conduct in light of the surrounding circumstances। इस पैराग्राफ को हाइलाइटर से मार्क कर लीजिएगा। वो क्या कर सकता है जब वो ये डिफेंस ले रहा है, वो अपना कंडक्ट प्रूव कर सकता है अगर पॉसिबल है तो। और मेरी बात को समझिएगा, ये सिर्फ भारतीय न्याय संहिता के अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए नहीं है। चाहे नेसेसिटी हो गया, चाहे इंटॉक्सिकेशन हो गया, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे प्राइवेट डिफेंस हो गया, सब में ये पैराग्राफ यूज होगा कि जब वो डिफेंस ले रहा है तो वो प्रूव करेगा कि उसका कंडक्ट क्या था। अनसाउंडनेस में आई अंडरस्टैंड कि वो अपना शायद कंडक्ट प्रूव ना कर पाए, बट हर एलिमेंट में तो कर पाएगा ना। नेसेसिटी थी भैया, जो पहाड़ पे चढ़ रहा था, एक तरफ कुआं था एक तरफ खाई थी, तो मैंने तो 100 लोगों को बचाने के लिए साइकिल वाली तरफ मोड़ लिया। तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपका कंडक्ट। जो जिस वक्त एक्ट आपने किया तो आपने क्या किया, आपका कंडक्ट विच इज प्रीसीडिंग द एक्ट, कि आपने जब उस तरफ मोड़ा तो आपका प्रीसीडिंग कंडक्ट क्या था। और वो सब जब वो सामने वाला रिक्शा वाला या साइकिल वाला खाई में गिर गया तो आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था। तो हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, तो आप ये सारी चीजें प्रूव करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट सपोज अब 1 मिनट के लिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को भूल जाओ,
पहाड़ पे जा रहे थे, एक तरफ से जो है साइकिल आ रही थी, एक तरफ से बस आ रही थी, अब फंस गए भाई, क्या करें, तो अब हमने 100 लोगों को बचाने के लिए साइकिल की तरफ मोड़ लिया। वो तो हमारा दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, हमने उसको जो है वो मोड़ लिया। अब वो तो हमने किया, तो अब वो कोर्ट में, अब सामने वाला तो साइकिल वाले के घर वाले तो उस पर केस करेंगे ना कि तुमने जो है उसको मार डाला। तो वो कहेगा कि देखो जो मेरा कंडक्ट था ना एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, वो नीड ऑफ द आवर था। अब जब मैंने अपनी कार रोकी और बस साइड से निकल गई, तो मैंने अपनी कार को रोक दिया था और मैं उतर के देखा, मैंने कि देखूं तो कि रस्सी वस्सी डालने से वो क्या पता ऊपर आ जाए। फिर मैंने कोशिश की कि मैं हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करूं कि प्लीज़ आओ एक बार, कोई इसको जो है बचा लो। तो हम कह रहे हैं कि हम वो प्रूव करेगा कि उसका कंडक्ट क्या था, जस्ट प्रूव करेगा कि उसका प्रीसीडिंग एक्ट क्या था, और प्रूव करेगा कि उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था अलॉन्ग विद द सर्कमस्टांसेस। तो तब तो कोर्ट विश्वास करेगा ना कि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। तो आगे लिखो इसी में, बट द अल्टीमेट इन्फरेंस, but the ultimate inference that has to be drawn, but the ultimate inference that has to be drawn is not that he was unsound, but the ultimate inference was that has to be drawn is not that he was unsound before the act or after the act. Rather, he was unsound actually at the time, rather he was unsound actually at the time when he did the act, when he did the act. मैं बोल देती हूँ, rather he was unsound actually at the time when he did the act. एक एलिमेंट, कितनी सारी बातें। आंसर राइटिंग में ऐसा ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ कॉमन पैराग्राफ लिए जो मैंने आपको कहा कि बच्चे से हाईलाइट कर लो, वो आप हर जगह यूज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप ये कह सकते हो, हमें मतलब नहीं है कि तुमने नेबर की बच्ची को जाके उसका गला काट दिया तो तुम उसके बाद नॉर्मल हो या उससे पहले नॉर्मल थे। हमें क्या पता लगाना है कि जब तुम गला काट कर आए तब तुम क्या थे, अनसाउंड माइंड के थे। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारा पहला एलिमेंट। अभी तो आगे भी पढ़ना है। क्लियर हुई। और ये लोग आ गए तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स ऑलरेडी 6। ठीक है, तो आप कल के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा, थोड़े अपने दरवाजे खोल कर आइएगा कि हमें जो आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अब ईमानदारी से थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेंगे तो आपको ना धरती पे कोई मेंस निकालने से नहीं रोक सकता। मैं आपको क्यों कह रही हूँ ये बात, गॉन वर दोज डेज कि कोई आपसे ये कहेगा कि चलो आप ना ये बता दो, आप इसके एलिमेंट लिख दो। और अगर आपको कोई ये कह देगा, सपोज कि आपको राजस्थान का पेपर देना है, कोई आपको कहेगा कि सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता पे लिख दीजिए, और आपने जो है लिख दिया, ठीक है, एलिमेंट्स तो हर कोई लिख के आएगा ना, उससे अलग कैसे करना है, ऐसे आंसर करना है, तभी मेंस क्वालिफाई होगा, वरना मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। क्लियर। चाहे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, कुछ गया। चलिए टेक केयर। और अभी बहुत कुछ है इसमें, मेरे को लगता है 2-3 क्लासेस जाएंगी।